भारतीय संसदीय इतिहास में 16 अप्रैल 2026 की तारीख केवल एक कैलेंडर परिवर्तन नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे के पूर्ण गठन का एक नया अध्याय बनने जा रही है। विशेष सत्र के पहले दिन सरकार जिस नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक की ट्रायोलॉजी पेश करने वाली है, वो केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि आधी आबादी के राजनीतिक भाग्य का नया खाका होगा। अब एक तरफ जहां सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण को यथार्थ बनाने के लिए लोकसभा की, वहीं दूसरी ओर परिसीमन और सामाजिक न्याय के सवालों ने संसद की दहलीज पर एक वैचारिक युद्ध भी छेड़ दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। संसद के बजट सत्र के विशेष सत्र के पहले दिन आज सरकार महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से प्रभावी रूप से लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित 3 प्रमुख विधेयक पेश करने जा रही है। अब इनमें संविधान विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 शामिल हैं। अब जब से पहले और सबसे अहम विधेयक जिसको लेकर काफी चर्चा तेज हो रखी है, जिसको लेकर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि विपक्ष हमलावर हो सकता है, वो है नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक। जहां सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पारित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार का उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द से जल्द अमली जमा पहनाना है, जिसे तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्राविधान होगा, यानी कि महिलाओं के लिए 33% ऑफ रिजर्वेशन। इसके अलावा 2023 का कानून परिसीमन और नई जनगणना पर निर्भर था, लेकिन अब संशोधन के जरिए इसे 2029 के चुनावों से लागू करने का रास्ता साफ करने की तैयारी की जा रही है। अब आगे की चर्चा करें उससे पहले इन विधेयक को अच्छे से समझ लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर आप आगे समझ पाएंगे कि इसकी वजह से किस तरीके से गणित बदलेगा। सबसे पहला, संविधान विधेयक 2026 कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है और ये लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान करता है, यानी कि सीधे तौर पे राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35। अब अगर प्रेजेंट में बात करें तो लोकसभा में 543 सीटें हैं। इसमें महिला आरक्षण को बिना किसी राज्य की मौजूदा सीटें घटाए लागू करने की मदद मिलेगी। इसके अलावा परिसीमन विधेयक 2026 है। ये नई जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पूर्ण निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान करता है, यानी कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी राज्य अपनी वर्तमान अनुपातिक ताकत नहीं खोएगा और कुल सीटों में करीब 50% बढ़ोतरी के साथ सभी राज्यों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। SC/ST सीटों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल होगा और ये भी कहा गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने की इसकी संभावना जताई जा रही है। ये दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित है। हालांकि सरकार द्वारा संसद के विशेष सत्र में लाए जा रहे नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष तय है। ये माना जा रहा है कि जब ये पेश किया जाएगा तो विपक्ष हमलावर होने वाला है, लेकिन विपक्ष की अब तक की तैयारी के बीच सरकार को विश्वास है कि शायद इसमें कोई बाधा ना आए और ये अच्छे से पारित हो जाए। लेकिन क्योंकि इसका आधार सरकार का मानना है कि ना सिर्फ छोटे दलों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की पहले ही हो चुकी विस्तृत वार्ता है, बल्कि सत्ता पक्ष का यह भी मानना है कि जब संसद में दोनों विधेयकों की जानकारी विस्तार से साझा करते हुए आश्वस्त कर दिया जाएगा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाएगा, तब शायद विपक्ष के सामने समर्थन करने के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचे। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि गुरुवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में हिस्सा लेंगे और शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब दे सकते हैं। नारी शक्ति संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें या फिर परिसीमन विधेयक की, तो ये दोनों संविधान संशोधन विधेयक हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसको लेकर ही सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं। विधायी नियम अनुसार इन्हें पारित कराने के लिए सदन में कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। प्रेजेंट में लोकसभा में इन विधेयकों को पारित कराने के लिए 360 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। प्रत्यक्ष तौर पर यह नंबर गेम सरकार के उद्देश्यों में बाधक बनता दिखता है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने फिलहाल परिसीमन को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ते हुए ये विरोध का ऐलान कर दिया है कि वो इसके लेकर हमलावर होने वाले हैं। हालांकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में मोदी सरकार ने ऐसा दांव चला है जिसने दलों की दीवारों को थोड़ा सा काफी हद तक तोड़ दिया है। खास तौर पर विपक्षी दलों से महिला नेताओं ने सरकार के इस कदम को खुलकर समर्थन किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने जहां इस अधिनियम को ऐतिहासिक बताया, उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक
कदम के रूप में देखा जाएगा और ये संविधान संशोधन में एक परिवर्तन जैसा साबित होगा जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेगा और विधायी संस्थाओं में महिलाओं की जो स्थिति है, जो पोजीशन होगी, उसको और भी ज्यादा मजबूत करेगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। वहीं इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत तो किया है, उन्होंने खुल के समर्थन किया है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को दिए जा रहे 33% आरक्षण में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं का अलग से कोटा रखने की मांग की गई है कि इसमें भी अलग से एसटी, एससी महिलाओं को अलग दर्जा दिया जाए। वहीं अन्य विपक्षी महिला नेताओं की बात करें तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीरा कुमार सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भी शामिल हुई थी। इसी तरह कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी है कि नए परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। यानी महिलाओं की ओर से कहीं ना कहीं समर्थन नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुला दी और वहां उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रेजेंट स्वरूप में इस बिल का विरोध किया जाएगा, हम इसको लेकर सवाल खड़े करेंगे। उन्होंने बताया कि विपक्ष महिलाओं को आरक्षण देने के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस तरीके से सरकार इस बिल को लागू करना चाहती है उस पर हमें गंभीर आपत्तियां जतानी है। खड़गे के अनुसार प्रस्तावित विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे सामाजिक न्याय की अवधारणा प्रभावित होती है और इसी को लेकर हम हमलावर होंगे। उनका कहना है कि यदि आरक्षण का लाभ केवल सामान्य श्रेणी की महिलाओं तक सीमित रह जाता है तो ये समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के साथ अन्याय होगा और फिर ये किसी काम का नहीं। बहरहाल इसके बावजूद अब सरकार को अभी भी लगता है कि उनको विश्वास है कि दोनों विधेयक पारित होने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अब दरअसल महिला आरक्षण विधेयक का स्पष्ट विरोध किसी दल ने नहीं किया है अब तक और ये भी माना जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पूर्व बहुमत के साथ जो है वो पारित होने की संभावना है और इसीलिए सरकार जो है वो थोड़े से शांति से बैठी है। उनको लगता है कि कम से कम इस विधेयक में तो कोई भी बाधा नहीं आएगी और ये शायद पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो जाएगा। तो इसको लेकर अब पक्ष विपक्ष दोनों हमलावर होने वाले हैं। किस तरीके से अब सदन में इसको लेके चर्चा होगी, किस तरीके से क्या कुछ होता है, जो भी जानकारी हमारे तक आएगी हम आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तीनों विधेयक जिसकी मैंने चर्चा की, इसमें आपको क्या लगता है, चाहे वो महिला का विधेयक हो 33% वाला, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये आरक्षण या रिजर्वेशन सही है? क्या इसे लागू होना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।